मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे से हो ना? उम्मीद है आप लोग मजे से हो। तो आज एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्थशास्त्र की पुस्तक की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर जो है यह होगा उत्पादन के साधन के बारे में। तो उत्पादन के साधन के बारे में और उत्पादन के बारे में समझने से पहले हम आपको एक कहानी बताना चाहेंगे, बिहार के गांव की कहानी। यानी हमारा शीर्षक क्या होगा? बिहार के एक गांव की कहानी। बिहार के एक गांव की कहानी। और बिहार के एक जिस गांव की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं, गांव का नाम है फतेहपुर। किस गांव की कहानी? फतेहपुर। फतेहपुर जो गांव है अपने आसपास पड़ोस के गांवों से, कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ एक गांव है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी और पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क स्थित है। जिस फतेहपुर गांव की बात करते हैं, तो इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी तथा पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क स्थित है। इस गांव की अगर हम पटना से दूरी देखें तो यह गांव पटना से महज 9 किलोमीटर दूर पूरब में स्थित है। यह गांव पटना से मात्र 9 किलोमीटर पूरब में स्थित है। अर्थात इस गांव की दूरी पटना से मात्र 9 किलोमीटर है और यह पटना से पूरब की ओर स्थित है। इस गांव के सड़कों पर प्रायः वो सभी गाड़ियां देखने को मिलती है जो गाड़ियां अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है। जैसे आप बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, सारी गाड़ियां जो सड़कों पर चलती है इस गांव में देखने को मिलता है। इस गांव में लगभग सभी जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति के कुल मिलाकर के 1500 परिवार इस गांव में रहता है। इस गांव की कुल आबादी की बात करें तो इस गांव में 1500 परिवार रहता है। 1500 परिवार रहता है। और इस गांव की टोटल जनसंख्या का 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। इस पूरे गांव की टोटल आबादी का 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इस गांव के लगभग सभी मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। लेकिन गरीब लोगों की संख्या जो मैंने बताया कि 1/4 है, ये गांव के एक कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिनके मकान मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। इनका मकान मिट्टी और फूस का बना हुआ है। अर्थात गांव की टोटल आबादी 1500 परिवार है और उसकी 1/4 आबादी अभी भी वहां की गरीबी रेखा के नीचे है। अब इस गांव में उपलब्ध साधनों की बात करें
तो हम कह सकते हैं कि गांव में उपलब्ध साधन। अब देखा जाए कि इस गांव में कौन कौन से उपलब्ध साधन है। तो आज के विकसित गांवों में से एक गांव माना जाता है। इस गांव में जो कि पटना से नजदीक और पटना बिहार की राजधानी है, तो राजधानी पटना के नजदीक होने के कारण यहाँ अधिकतम समय तक बिजली की उपलब्धता रहती है, यानी बिजली अधिक समय तक यहाँ रहता है। ठीक। और जो गरीब लोग हैं उनके भी मकान जो मिट्टी और फूस के बने हुए हैं वो भी अब धीरे धीरे जो है इंदिरा आवास योजना के माध्यम से लगभग पक्कीकरण को प्राप्त कर चुका है। अब बिजली तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, लेकिन हाल ही कुछ वर्षों में यहाँ एक पावर ग्रिड की स्थापना कर दी गई है। बिजली की उत्पादन के रख रखाव और देख रेख के लिए इसी गांव में एक पावर ग्रिड की स्थापना की गई है। इस तरह से उपलब्ध साधन में पहला साधन क्या है? एक पावर ग्रिड है। इस गांव में एक पावर ग्रिड है जहां से बिजली का रख रखाव और उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव की बात करें तो इस गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक उच्च विद्यालय और एक डिग्री कॉलेज है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत साधन उपलब्ध है। 6 प्राथमिक विद्यालय, 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक हाई स्कूल, एक डिग्री कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज इस गांव में शिक्षा के लिए उपलब्ध है। इसके बाद यहां पर 2 स्वास्थ्य केंद्र, अर्थात स्वास्थ्य की दिशा में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी हॉस्पिटल भी है। यानी उपलब्ध साधनों में अगला देखा जाए तो 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल है। ठीक। निजी हॉस्पिटल कहा जाए या निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल या एक निजी अस्पताल यहां स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध है। इसके बाद एक डाकघर और एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। एक डाकघर और एक आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहां महिलाओं की संगोष्ठी होती रहती है। समय समय पर महिलाओं की संगोष्ठियां यहाँ पर होती रहती है। इसके अलावा एक कला मंच, एक सामुदायिक शौचालय और एक प्रसिद्ध काली मंदिर भी है। यानी एक कला मंच, एक सामुदायिक शौचालय और एक प्रसिद्ध काली मंदिर।
इतने सारे साधन इस गांव में उपलब्ध है, तो हम अपने आसपास के गांवों से तुलना करके देख सकते हैं कि यह गांव कितना विकसित है और इस गांव की अपेक्षा हमारे गांव की स्थिति कैसी है। तो ये रहा हमारा जो है फतेहपुर गांव। अगर इस गांव के मुख्य पेशा की बात करें अर्थात आजीविका की बात करें कि लोग किस तरह की आजीविका करते हैं, तो मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं लोग। और कृषि के अलावा अन्य क्रियाएं भी किया जाता है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी और परिवहन। और अन्य कार्यों में हम लोग क्या देखेंगे, पशु पालन, मत्स्य पालन, डेयरी, परिवहन, दुकानदारी, मुर्गी पालन, दुकानदारी तथा मुर्गी पालन। तो ये सारे कार्य जो हैं यहाँ के जनता अपनी आजीविका पार्जन के लिए करते हैं। तो ये रहा हमारे जो है यह फतेहपुर गांव, जहां पर इस तरह के साधन सुविधाएं उपलब्ध है। और इस गांव की वर्तमान स्थिति का तुलना हम अपने गांवों से करके देख सकते हैं कि इस गांव के लोग क्या करते हैं। ऐसे इसके अलावा भी जीविकोपार्जन के लिए लोग बाहर जाके काम करते हैं, जैसे मजदूर, कारीगर, शिक्षक, इंजीनियर, दुकानदार आदि सभी लोग हैं। विभिन्न वर्ग के लोग हर लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फतेहपुर गांव की कहानी किसी भी गांव से के विभिन्न प्रकार के उपलब्ध गतिविधियों के बारे में बता देगा कि हर गांव में इसी तरह की गतिविधियां होती रहती है। तो एक गांव इसीलिए लिया गया था ताकि हम बिहार के किसी भी गांव की कहानी इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये तो हुई बिहार के गांव की कहानी। अब इन सभी चीजों के माध्यम से ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं, किन किन चीजों से होती है। और उत्पादन के साधन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि उत्पादन क्या है। सबसे पहले हमें उत्पादन को समझना होगा। उत्पादन के साधनों के बारे में अध्ययन करने से पहले उत्पादन जानना होगा कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले ही मैं बता देता हूं कि अगर अर्थशास्त्र में उत्पादन की बात करें तो उत्पादन द्वारा ही समाज में वस्तुएं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। उत्पादन के माध्यम से जो है ना, अर्थशास्त्र में जो उत्पादन की बात करें तो जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उत्पादन ही हमारे सामने आती है। तो उत्पादन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समाज में वस्तुएं एवं सेवाओं का सृजन करते हैं और इन सभी चीजों से हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि पदार्थों के रूप, स्थान, अधिकार आदि में परिवर्तन लाकर उसको उपयोगी बनाना होता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि उत्पादन का मतलब को किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं है, किसी भौतिक वस्तु का हमने निर्माण कर दिया, क्योंकि किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण करना मानव के बस की बात नहीं है। तो मानव उत्पादन के रूप में क्या करता है, उन भौतिक पदार्थों के रूप में उसके स्थान में या उसके अधिकार में परिवर्तन ला देता है और उसमें परिवर्तन ला करके उसको उपयोगी बना देता है। इस आधार पर हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। किसी वस्तु का उपयोगिता बढ़ा देना ही उत्पादन कहलाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक
वस्तु का निर्माण करना नहीं होता है, नहीं होता है। उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं होता, बल्कि उनकी किसी वस्तु के उनकी रूप, स्थान एवं अधिकार में परिवर्तन द्वारा उसे उपयोगी बनाना होता है। यानी उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु के रूप, स्थान एवं अधिकार में परिवर्तन लाकर के उसको उपयोगी बना देना उत्पादन कहलाता है। संक्षेप में कहा जाए तो उत्पादन का अर्थ वस्तुओं के उपयोगिता का सृजन करना है। उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। इस चीज को मैं समझाता हूं आप लोगों को कि कैसे होता है। जैसे देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य के बस की बात नहीं कि वह किसी वस्तु का निर्माण कर दे। मनुष्य किसी वस्तु को नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए हमने कुर्सी बनाया, तो हमने कुर्सी जो बनाया वस्तु का निर्माण नहीं किया, इस भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं किया। कुर्सी चाहे प्लास्टिक या जो लकड़ी की है, यह पहले से प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ लकड़ी था और काट छाट करके हम उसे कुर्सी का रूप दे दिए। वो लकड़ी जो बेकार थी, उसे काट छाट के जब रूप दिया गया तो वह अब उपयोगी हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, उस लकड़ी के रूप बदल करके उसको उपयोगी बना दिया। यही उत्पादन कहलाता है। किसी भी वस्तु के स्थिति, स्थान या रूप में परिवर्तन ला देने से जब वो उपयोगी हो जाता है तो वह उत्पादन कहलाने लगता है। तो इसी तरह से उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, माने हम उसकी केवल उपयोगिता बढ़ा देते हैं, अपनी क्रियाकलापों द्वारा उपयोगिता बढ़ा देते हैं। जैसे एक बढ़ई के द्वारा लकड़ियों को काट छाट करके उसे विभिन्न प्रकार के रूपों में ढाल करके उसकी उपयोगिता बढ़ा दी जाती है, तो वह उत्पादन कहलाने लगता है। बात समझ में आ गई? तो ये उत्पादन है। तो उत्पादन में हमने देखा कि किसी भी वस्तु के उपयोगिता को सृजित करने के लिए, वस्तुओं के स्थान, स्थिति या अधिकार में परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत सारे वस्तुएं एवं सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन साधनों को उत्पादन के साधन कहते हैं। समझ में आ रही है आपको? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन अगला टॉपिक हमारा है उत्पादन के साधन। तो अभी हमने बताया कि उत्पादन के साधन का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं साधनों को उत्पादन के साधन के नाम से कहा जाता है। अर्थात जिन साधनों के सहयोग द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें अन्न उपजाना है, हमें अपने खेतों में अन्न उपजाना है। तो सबसे पहले अन्न को उपजाने के लिए हमारे पास खेत होना चाहिए, यानी भूमि होनी चाहिए। अब उस भूमि में बीज बोने के लिए बीज होना चाहिए, हल होना चाहिए, बैल होना चाहिए या ट्रैक्टर होनी चाहिए, मजदूर होना चाहिए, उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें दवा और खादों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सारे चीजों की सहायता से ही हम अनाजों को उपजा सकते हैं।
तो ये सारे चीज इस उत्पादन के साधन हो। इसी तरह हम किसी भी काम को करने के लिए, मान लो कारखाना में हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो कारखाना में किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी, मशीनों की आवश्यकता होगी, बिजली की आवश्यकता होगी, मजदूरों के श्रम की आवश्यकता होगी। तो ये सारे चीज के सहायता से ही हम उस फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण कर पाएंगे। तो ये सारे चीज उस उत्पादन प्रक्रिया के साधन। तो इस प्रकार से उत्पादन के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों को 5 वर्गों में बांट करके पढ़ा जाता है। उत्पादन के साधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तब 5 वर्गों में बांटा जाता है। यानी उत्पादन के कितने साधन हैं? तो उत्पादन के 5 साधन हैं। उत्पादन के कितने हैं? 5 साधन है। इसमें से पहला जो साधन है इसको हम लोग भूमि कहते हैं। ठीक, पहला साधन जो है इसको भूमि कहते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त के उपहार है। अर्थशास्त्र में अगर हम लोग भूमि की बात करें तो अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब प्रकृति प्रदत्त मुफ्त उपहार है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर अर्थशास्त्र में ऐसे भूमि का मतलब अगर कहीं हम लोग पढ़े भूगोल में या अन्य चीजों में, तो भूमि का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपट्टी है, जिनकी आवश्यकताओं का हम लोग यानी जमीनों का उपयोग करते हैं, इसी को हम लोग भूमि कहते हैं। यानी इस भूप्रपट्टी के ऊपरी परत को केवल भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब एकदम बदल जाता है। अर्थशास्त्र में हम भूमि किसको कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सारे मुफ्त के उपहारों को हम लोग भूमि कहेंगे। जैसे हमें पृथ्वी का ऊपरी सतह मुफ्त में मिला है, इसके अलावा पहाड़, जंगल, नदियां, समुद्र, हवा, धूप, खनिज पदार्थ, ये सारे चीज भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात इन सबको मिलाकर के भूमि कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम एक संक्षेप में यही कह सकते हैं कि प्रकृति ने हमें जिन चीजों को फ्री में दिया है, प्रकृति द्वारा हमें जिन जिन चीजों को फ्री में मिला है, ये सारे की सारे चीज भूमि कहलाते हैं। इस प्रकार भूमि जो है, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन है। अब निष्क्रिय साधन क्यों कहा जा रहा है, तो हम आपको बता दें, सक्रिय साधन और निष्क्रिय साधन में जैसे हम हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्रिया कर रहे हैं, तो हम सक्रिय साधन हैं। लेकिन अगर इस पेन क्या या इस बोर्ड की बात करें तो यह कोई क्रिया नहीं कर रहा है, यह स्थिर है, जड़ है, तो इसीलिए इसको निष्क्रिय साधन। उसी तरह भूमि निर्जीव है, निश्चिंत है और अस्थिर है, लेकिन उत्पादन का साधन है, तो वह एक निष्क्रिय साधन है। निर्जीव पदार्थ निष्क्रिय साधन हो, तो भूमि क्या है? उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन। अगर प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में भूमि का तात्पर्य निकालें तो प्रोफेसर मार्शल ने भूमि के बारे में कहा कि भूमि का मतलब केवल जमीन का ऊपरी सतह नहीं है। प्रोफेसर मार्शल ने भूमि की परिभाषा देते हुए कहा कि भूमि का मतलब केवल जमीन का ऊपरी सतह नहीं है, वरन सभी पदार्थ, वरन की उनका कहना है कि वे सभी पदार्थ तथा शक्तियां जिन्हें प्रकृति ने मानव सहायता के लिए, जैसे भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में हमें निःशुल्क प्रदान किया है, ये सभी चीजें भूमि कहलाती है। तो अब तक उम्मीद है हमें कि आप लोगों को भूमि का मतलब समझ गए होंगे। अब चूंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, इसीलिए इसका सावधानी पूर्वक हमें प्रयोग करने की जरूरत है।
अगर वैज्ञानिक रिपोर्टों की ओर वैज्ञानिक रिपोर्टों की ओर ध्यान दें तो उसे हमें पता चलता है कि मनुष्य ने आधुनिक विधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन किया है, बहुत अधिक उपयोग किया है। खास करके हरित क्रांति के आने से उर्वरकों के अधिक प्रयोग द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता को कम किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हमने भूमि का बहुत अधिक उपयोग किया है। इस प्रकार जो है कि वैज्ञानिक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि मानव ने अपने अनेक क्रियाकलापों के लिए भूमि का अत्यधिक दोहन किया है। इसीलिए जरूरत है कि हम सावधानी पूर्वक इस भूमि का उपयोग करें। अब जब भूमि की बात आई है तो एक टॉपिक होता है कि भूमि स्थिर है। क्या है इसमें एक टॉपिक है कि भूमि स्थिर है। क्या है? भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है, ये टॉपिक लेते हैं। अच्छा, भूमि को मैंने दीर्घिकार से लिख दिया है। भूमि दीर्घिकार से नहीं होगा, भूमि ह्रस्व से होता है, ठीक ना। मिस्टेक से हमने भूमि को हर जगह दीर्घ दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, भूमि स्थिर क्यों है, ये अब सवाल हमारे पास आता है। अब मान लो जैसे कहानी लिया गया था फतेहपुर, तो फतेहपुर गांव में अगर देखा जाए तो खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। जैसा कि हम अपने भारत देश में भी देखते हैं, अपने बिहार राज्य में भी देखते हैं कि लोग उत्पादन के कार्य में लगे हुए अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। अब अगर कृषि की निर्भरता की बात करें तो जैसे मान लीजिए भारत की बात करते हैं तो जो खेते हैं, जैसे फतेहपुर गांव की बात करें तो 1960 के दशक से लेकर के अभी तक उस गांव में जितने खेत प्रारंभ से थे उतने ही आज भी। जैसे हम लोग अपने अपने गांव में देखें कि हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से लेकर के अभी तक क्या हमारे गांव में खेतों में वृद्धि हुई है क्या? सोचने वाली बात है। जो जितना खेत है उतना ही रहेगा, वह बढ़ेगा नहीं। अब रही बात खेत बढ़ने की ओर, एक संकेत हम लोगों को मिलता है ऐसे तो
मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अजान होने लगा था इसलिए मैं रुक गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी जब हम एक के ही बारे में एक से अधिक फसल उगा लेते हैं ना, तो उसको बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। बहुविध फसल प्रणाली के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि हम लोग धान और गेहूं की फसल उगाते हैं, इस बीच में आलू उगा लेना या पिपरमिंट उगा लेना, मूंग की फसल उगा लेना, इसी को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। हरी सब्जियों को उगाना ये बहुविध फसल प्रणाली, क्योंकि हमारे मुख्य रूप से दो ही फसल उगाते हैं, धान और गेहूं। उसके बाद हम लोग खेत को थोड़े समय के लिए परती छोड़ देते हैं, इसी बीच हम लोग अन्य चीजों का उत्पादन कर लेते हैं। तो एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगा लिए, तो इसको हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि भूमि का वितरण किस तरह से हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के लगभग 70% से अधिक आबादी कृषि कार्यों में निर्भर है। खास करके हम बिहार की बात करते हैं तो 70% से क्या 80% के लगभग हमारे जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन दुर्भाग्यवश खेती करने वाले सभी लोगों के पास भूमि की कमी है। भूमि इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी सभी लोगों के पास खेती करने के लिए अपना खेत पर्याप्त भूमि है। खास करके देखिए ऐसी समस्या क्यों है। जैसे मान लीजिए किसी एक किसान के पास 4 बीघा की खेती, अब 4 बीघा खेत है, उस व्यक्ति की 4 पुत्र हो गए, तो उसके बाद ये जब पुत्र बड़े होंगे तो जो खेत 4 बीघा था वह चारों बच्चों में बराबर विभाजित हो जाएगा, और ऐसे में प्रत्येक बच्चों के पास 1-1 बीघा जमीन हो जाएगी। और फिर इन बच्चों की शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो 2-3-4 बच्चे होंगे, तो उन लोगों के पास पहुंचते पहुंचते वो यह भूमि 5 कट्ठा और 10 कट्ठा तक पहुंच जाएगी, और अगले पीढ़ी तक जाते जाते यह खेत के रूप में न रह करके अब केवल घर बनाने के बराबर ही बच जाएगा। तो इस प्रकार से इन तरह से खेतों का छोटा छोटा रूप होता जा रहा है, खेतों का इस तरह से वितरण होते जा रहा है, आपस में बढ़ते जा रहा है और भूमि की कमी होती जा रही है।